से संबंधित व्यक्तियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न का हम व्याख्या करेंगे, उसके आधार पे हम हल करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि करो मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, चित्तू पांडे ने, उषा मेहता ने। तो करो और मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, और महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा कब दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। ठीक है, सन 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साम्राज्यवादी सत्ता का समूल पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकने का एकदम मन बना लिया था और इसके लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था। जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन के द्वारा जो आश्वासन दिए थे, तो उससे भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं था। उसके बाद उपनिवेशी शासन की वास्तविक मंशा को भांप लिया था गांधी जी ने। ठीक है, उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यही ऐतिहासिक आंदोलन का प्रारंभ किया। और इस ऐतिहासिक आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक से। कहाँ से? बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान से अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में भारत के निवासियों से उपनिवेश शासन को फेंकने के लिए आह्वान किया था। और उसी आह्वान में उन्होंने एक ऐतिहासिक नारा दिया था, करो और मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि जब गांधी जी ने ग्वालियर टैंक में यह विचार रखा था, कब? 8 अगस्त को विचार रखा था और 9 अगस्त को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, 9 अगस्त को उनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार द्वारा आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दमनकारी नीतियों का सहारा लिया गया और फरवरी 1943 में उन्होंने विरोध किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। और 1943 में, फरवरी 1943 में इसी के चलते गांधी जी ने क्या कहा था कि अप्रैल में, कब? अप्रैल नहीं, फरवरी 1943 ईस्वी में, फरवरी 1943 ईस्वी में इन्होंने 21 दिन का उपवास रखा था। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में कि जयप्रकाश नारायण ने क्या योगदान दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो यह कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य थे। किसके? कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य थे। चित्तू पांडे ये स्वयं को गांधीवादी कहते थे। यानी स्वयं को गांधीवादी कौन कहता था? तो स्वयं को गांधीवादी चित्तू पांडे कहते थे। ठीक है, स्वयं को गांधीवादी कौन कहते थे? चित्तू पांडे कहते थे। चित्तू पांडे ने अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत के बलिया नामक स्थान से, चित्तू पांडे कहाँ से? बलिया नामक स्थान से। ठीक है, बलिया नामक स्थान से सभी पुलिस थानों एवं सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया तथा समानांतर सरकार की स्थापना की। समानांतर सरकार की स्थापना किसने की? तो समानांतर सरकार की स्थापना 1942 में, अगस्त 1942 में किसने की थी? चित्तू पांडे ने कहाँ पर की थी? बलिया में की थी। बलिया कहाँ है? तो संयुक्त प्रांत का इलाका था ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, उषा मेहता के बारे में बात करते हैं। उषा मेहता जो एक आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी इन्होंने निभाया था। उषा मेहता उस दल की प्रमुख सदस्य मानी जाती थी जिसमें आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना की थी। यानी गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर की स्थापना किसने की थी? गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर की स्थापना किसने की थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो वो की थी उषा मेहता में। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा नेता गांधीवादी कार्यक्रम का विरोध कर रहा था और उदारवादियों का समर्थन किया, किंतु बाद में गांधी जी के कार्यक्रम का समर्थन करने लगा था? ठीक है, यानी कि शुरू में गांधी जी के कार्यक्रम का विरोध करने वाला था और बाद में गांधी जी का समर्थन करने लगा। वह कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू था। ठीक, अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू गांधीवादी कार्यक्रम का विरोध कर रहा था और इन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव के महत्वपूर्ण भूमिका कब निभाई थी और कब गांधी जी के कार्यक्रम का समर्थन करने लगे थे? तो 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी? 9 अगस्त
1942 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक, उसी में है अगला पॉइंट है कि सुमित मोरारजी क्या थे। सुमित मोरारजी, इनको अच्युत पटवर्धन को भूमिगत गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसको? अच्युत पटवर्धन का साथ दिया था। कौन सी? सुमित मोरारजी। गणना भारत की प्रसिद्ध महिला उद्योगपति में की जाती है, यानी कि सुमित मोरारजी की गणना किस में की जाती है? तो महिला उद्योगपति के रूप में की जाती है इनकी गणना। ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह की बात करें तो कैप्टन मोहन सिंह जो थे उनके बारे में बात करें तो कैप्टन मोहन सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह भारत का एक सैनिक था। ठीक है, भारत सैनिक था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। कौन? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है। लेकिन जापानी सेनाओं ने इन्हें बंदी बना लिया था। कैप्टन मोहन सिंह किसके द्वारा बंदी बना लिए गए थे? तो जापानी सेनाओं के द्वारा इनको बंदी बना लिया गया था। और किसकी तरफ से यह युद्ध लड़ रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में? तो ब्रिटेन की तरफ से यह युद्ध लड़ रहे थे। भारत की आज़ादी के लिए जापानी सेना के साथ मिलकर इन्होंने कार्य करने का आदेश दिया और इनको इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर नियुक्त किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर किसको नियुक्त किया गया? तो कैप्टन मोहन सिंह को। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का कमांडर किसे नियुक्त किया गया? कैप्टन मोहन सिंह को नियुक्त किया गया। बात करते हैं रास बिहारी बोस के बारे में। तो रास बिहारी बोस ने जून 1942 में जून 1942 में क्या करते हैं कि इनको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष किसे चुना गया? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष चुना गया कब? 19 जून 1942 को। जून 1942 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो रास बिहारी बोस का। और इसकी स्थापना की गई थी मार्च 1942 में स्थापित की गई थी। यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1942 को। मार्च 1942 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना मार्च 1942 को की गई थी। और रास बिहारी बोस को इसका अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो जून 1942 को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और कहा जाता है कि रास बिहारी बोस ने अपना कई वर्षों तक अपना निर्वासित जीवन कहाँ बिताया था? तो जापान में बिताया था। यानी रास बिहारी बोस ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ बिताया था? तो जापान में बिताया था निर्वासित जीवन। ठीक है। और कहा जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेनाओं की पराजय के बाद रास बिहारी बोस ने भारतीय युद्धबंदी सैनिकों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु प्रेरित किया था। ठीक है। अब आगे वाले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1943 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी की सदस्यता किसने ग्रहण की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, सी राजगोपालचारी एवं भूलाभाई देसाई ने, के.जी. मसरूवाला ने और के.टी. भाष्यम ने। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ सही नहीं है। तो 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी की सदस्यता ग्रहण की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और यह नारा इन्होंने कहाँ से दिया था? तो इन्होंने नारा दिया था जापान से, जिसके बाद कई वर्षों तक भारत में राष्ट्रीय भावना का प्रेरणा आईएनए को इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है। अब बात करते हैं सी राजगोपालचारी एवं भूलाभाई देसाई के बारे में। ठीक है, ये दोनों कट्टर उदारवादी थे। 1942 ईस्वी में इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। यानी राजगोपालचारी और भूलाभाई देसाई ने कांग्रेस से कब त्यागपत्र दे दिया था? तो 1942 से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और इन्होंने मुस्लिम बहुल प्रांतों को मान्यता दिए जाने की वकालत की थी। इन दोनों ने यानी राजगोपालचारी और भूलाभाई देसाई ने मुस्लिम प्रांतीय को बहुल प्रांत यानी जहाँ मुस्लिम बहुल प्रांत है वहाँ पे इन्होंने मान्यता दिए जाने की वकालत की थी। और इन्होंने तर्क दिया था कि यदि भारत की आज़ादी के लिए ऐसा करना अपरिहार्य हो तो इसे मान लिया जाना चाहिए।
ठीक है, अब बात करेंगे के.जी. मशरूवाला के बारे में। के.जी. मशरूवाला क्या थे? यह महादेव देसाई की गिरफ्तारी के बाद हरिजन नामक पत्र में 2 उत्तेजनात्मक लेख लिखे थे। ठीक है, और महादेव देसाई का जब गिरफ्तारी हो गई थी, हरिजन नामक पत्रिका में इन्होंने 2 उत्तेजनात्मक लेख लिखा था और इनका उद्देश्य क्या था कि भारतीयों में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करना था। के.टी. भाष्यम के बारे में बात करें तो यह बंगलौर के कांग्रेसी नेता थे। इन्होंने कई हड़तालों का आयोजन किया था। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तमलुक जातीय सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक कौन थे? तमलुक जातीय सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक कौन थे? सतीश सामंत, मतांगिनी हजारा, लक्ष्मण नायक, नाना पाटिल। तो तमलुक जातीय सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक सतीश सामंत थे। ठीक है, सतीश सामंत के बारे में बात करें तो यह मिदनापुर के तामलुक सब डिवीज़न में विद्रोही राष्ट्रीय सरकार के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। मतांगिनी हजारा के बाद में बात करें तो मतांगिनी हजारा जो थे वह तामलुक की 73 वर्षीय वृद्ध कृषक विधवा थी। ठीक है, 73 वर्षीय वृद्ध कृषक विधवा थी। इन्होंने 29 सितंबर 1929 को सूताहाता पुलिस स्टेशन पर आक्रमण के समय हिंसा में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी सूताहाता पुलिस स्टेशन, कहाँ पे? सूताहाता पुलिस स्टेशन पे आक्रमण के समय किसकी मृत्यु हो गई थी? तो मतांगिनी हजारा की मृत्यु हो गई थी। इनकी एज उस समय कितनी थी? 73 साल की एक वृद्ध कृषक विधवा थी ये। मतांगिनी हजारा ने गोली लगने के पश्चात भी तिरंगे झंडे को अपने हाथ से नहीं छोड़ा था। यानी मतांगिनी हजारा कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो गोली लगने के बाद भी तिरंगे झंडे को अपने हाथ से नहीं छोड़ा था? तो वो कौन थी? मतांगिनी हजारा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 73 साल के उम्र में। कब हुई थी? 29 सितंबर 1929 को। कहाँ पे हुआ था? सूताहाता पुलिस स्टेशन पे हुआ था। कहाँ की रहने वाली थी? तामलुक की रहने वाली थी। ठीक है, अब बात करेंगे लक्ष्मण नायक के बारे में। लक्ष्मण नायक कौन थे? तो लक्ष्मण नायक थे एक अशिक्षित ग्रामीण थे। इन्होंने कोरापुट के जनजातीय तबके के जयंपोर जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु संगठित किया था और इन्होंने पुलिस थाने पर आक्रमण किया था। एक वन रक्षक की हत्या के आरोप में 16 नवंबर 1942 को लक्ष्मण नायक को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। 16 नवंबर 1942 को लक्ष्मण नायक को फांसी पे चढ़ाया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक वन रक्षक की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं नाना पाटिल के बारे में। तो नाना पाटिल कौन थे? तो नाना पाटिल ने सतारा में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। यानी सतारा में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? सतारा में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना पाटिल ने किया था। ठीक है, तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, धन्यवाद।